हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, मार्केट के ऊपर व्यू बोला था। ठीक है। उस वीडियो में मैं बुल बन गया हूँ। जब बियर था उस वीडियो में मैं बुल बन गया हूँ। तो उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो एनालिसिस है, व्यू है, इतना वैरी क्यों हो रहा है। देखिए, मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मार्केट नीचे आने की तैयारी नहीं है, क्रूशियल टर्निंग पॉइंट के आसपास, जब जब मैं व्यू बदलता रहता हूँ, चेंज अगर चाहो इंस्टेंट हो, चाहो 1 महीने के बाद हो या 2 महीने के बाद हो, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टर्निंग पॉइंट आपके समय आएगा कि ये टर्निंग पॉइंट क्या मतलब होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब, मान लो कि ये यहाँ पे एक हडल है, इसको अगर गिरना है तो यहीं से गिरेगा। अगर नहीं गिरना है, अगर ये कंसोलिडेशन करके ऊपर चला गया, तो फिर तो व्यू तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे मार्केट नीचे नहीं आया, इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस कंसोलिडेशन हमारे निफ्टी में हुआ, बाकी के वर्ल्ड मार्केट में तो नहीं हुआ ना। उथल पुथल हुआ है, कमोडिटी में उथल पुथल हुआ है। यूएस मार्केट में कुछ अगर गिरावट नहीं है तो बाहर की दुनिया की मार्केट में उथल पुथल हुआ है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ कंसोलिडेशन सिर्फ हमारे वजह से कंसोलिडेशन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान पे समझिए। और ये चाहे कंसोलिडेशन जो हो, एक छोटा सा रेंज हो या 10% फॉल के बाद हो, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन होता है। बड़ा कंसोलिडेशन होता है, छोटा कंसोलिडेशन होता है। अगर आपकी मार्केट की व्यू आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, मार्केट आपको लात मार के भगा देता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने, सिंपल सी चीज़ मैंने किया। और मैंने ये देखा कि जो बड़ी वाली तेज़ी था मार्केट में, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो तेज़ी था, मेरे पहले ये लग रहा था कि यहाँ से जो तेज़ी शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। देखिए, सबकी चार्ट तो एक ही जैसा नहीं होता, चाहे यूएस मार्केट की चार्ट, इंडिया मार्केट की चार्ट, वर्ल्ड मार्केट की चार्ट तो एक जैसा नहीं होता। कमोडिटी के चार्ट सबकी अलग अलग होता है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। काफ़ी बार हमने अगर इस पीरियड को अगर आप देखोगे तो जनवरी फरवरी से लेके पूरा महीना, 2 मंथ्स तो इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुए, इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुए। बहुत बार नीचे आने की कोशिश की है बट नीचे नहीं आया। जैसे बट बैंक निफ्टी में नीचे आया था, अच्छा खासा नीचे आया था, बट निफ्टी ने नीचे नहीं आया। निफ्टी फिर ऊपर गया 23,500, 22,500, तो मुझे लगा कि यहाँ पे और ये नीचे आ सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। और एट लास्ट इसने अपनी ट्रेंड को चेंज किया, ऊपर की तरफ लेके गया। और वो चीज़ कब हुआ, इस पीरियड में, और उस वीडियो में मैंने बताया हूँ। 6 मार्च में क्यों हुआ, क्योंकि जो मार्केट को नीचे लाने के लिए बात कर रहा था, नीचे जाने की बात कर रहा था, वो था वन एंड ओनली बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 6 मार्च को उसने अच्छा खासा तेजी में बैठा दिया, जबकि मार्केट नीचे था। जबकि मार्केट, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट नीचे था और ये मार्केट ऊपर था। तो कुछ तो है जो चीज़ मुझे दिख नहीं रहा है। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, नहीं, ये तो फिर तो बियर नहीं है। ये जो बैंक निफ्टी बियर दिखा रहा है तो फिर ये बियर नहीं है। तो क्या है, यू हैव टू चेंज। ठीक है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो मार्केट से पीछे रह जाएंगे या मार्केट हमको लात मार के भगा देगा, सिंपल सी एनालिसिस से। तो यही फंडा है, मैंने चेंज किया, सिंपल। और जब जब मैंने चेंज करता हूँ, कोई छोटे पॉइंट के लिए नहीं करता हूँ, अच्छा खासा पॉइंट लेके मार्केट से निकलता हूँ। ठीक है ना। चाहे वो बियर की हो, चाहे वो बुल की हो। आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो एनालिसिस हटके है, एनालिसिस है, वो चीज़ लेके आया हूँ। वो शायद हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंट हो। क्यों इसको हम बुल मार्केट कहते हैं। देखो, एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले ऐसा सिनेरियो नहीं होता। अगले 20-30 साल पहले ये इस टाइप की सिनेरियो नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल बताऊं, गोल्ड भी बढ़ रहा है और इक्विटी मार्केट बढ़ रहा है। ऐसा तो हो नहीं हो सकता। इक्विटी मार्केट अगर बढ़ रहा है तो गोल्ड नीचे चलता है, गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट नीचे चलता है। यही होता है, क्योंकि जो कैश स्टॉक कैश होता है वो एक सेगमेंट से हटके दूसरे सेगमेंट में आता है। और मतलब गोल्ड भी बढ़ रहा है, आपकी बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, क्रिप्टो बढ़ रहे हैं, इक्विटी बढ़ रहा है, ऊपर से कमोडिटी भी बढ़ रही है।
कॉपर गोल्ड जो क्रूड में तेज़ी नहीं है फिलहाल, तो तेज़ी होने वाला है। कॉपर भी फ्रेश ब्रेकआउट के किनारे पे ही। देखो एक साथ में कोई चीज़ बढ़ रहा है ना, तो फिर तो एनालिसिस थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। बट मोटा मोटी अगर बात करें, अगर आप प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नुकसान में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा हूँ, मार्केट में हमेशा पोजीशन होनी चाहिए। तो हो सकता है कि 100% ना हो तो 70% तो मिनिमम तो होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो सेगमेंट चेंज हो रहा है तो करें तो क्या करें। और सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने बता रखा हूँ काफ़ी बार, और ये चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ और हमेशा इस फार्मूले में ना प्रॉफिट बनाया हुआ होता है। क्या है, मार्केट में कंट्रारियन जो थ्योरी होता है ना, वो हमेशा वो चीज़ देखना है। कंट्रारियन थ्योरी का क्या मतलब है, अगर मार्केट बुल है ना और सारे जन बोल 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 बैठ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। समझ में आया। मार्केट में बियर है और बहुत लोग बियर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मतलब उल्टा पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाइए। कहीं पे भी कुछ भी सुराग मिला, उल्टा पोजीशन ले लीजिए। मार्केट बुल बोल रहा है, आप बियर लीजिए। मार्केट बियर बोल रहा है, अब बुल लीजिए। अब वो क्या करना है, वो कहाँ करना है, दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी एनालिसिस। अभी मार्केट क्या है ना, निफ्टी 100-200 पॉइंट गिरता नहीं है। अब सबका टारगेट 16,000, 12,000, 15,000 काइंड ऑफ टारगेट आता है। तो जब जब इतनी बड़ी बियरिश व्यू हो ना, तो मार्केट गिरने का नाम ही नहीं लेता। सिंपल सी एनालिसिस है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो इस फार्मूले के वजह से, इस फार्मूले वाइज तो मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जैसे जैसे अभी क्या है ना, अभी अनाउंस हुआ है कि जापान रिसेशन पे गया। मुझे अभी तक इनकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आया। ठीक है, इनकी रिसेशन स्टॉक मार्केट के बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होता है, बट एक फार्मूला है कि अगर आपको कंट्रीज को एक रिसेशन से बाहर करना हो ना, या एक बड़ी वाली डाउन ट्रेंड से बाहर करना हो, या जीडीपी डाटा सही नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन सही नहीं है, या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी सही नहीं है, तो एक ही चीज़ आप कर लो, एक लिक्विडिटी फेंको कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। तो वहाँ पे मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे चेंज होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब जापान क्या है ना, ऑल टाइम हाई 30 ईयर्स के बाद बना रहा है, और अभी ये बोल रहा है कि ये रिसेशन पे जा रहा है। मुझे ये किस बात समझ में नहीं आ रहा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जब जब इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़ आए ना, तो समझ लो कि भाई ये तो रिसेशन नहीं है, तो फिर तो ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी पॉजिटिव सिनेरियो निकल के आता है। यूके वो भी बात कर रहे थे रिसेशन, मुझे नहीं लगता कि वो भी रिसेशन में, वहाँ पे वो अप ट्रेंड है। तो अभी काफ़ी लोग इंटरव्यू वगैरह में सुनता रहता हूँ, थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए, केयरफुल रहिए, ये बढ़ गया वो बढ़ गया। तो तो फिर तो ये अभी बियर नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। इस बेसिस पे अगर हम साइकोलॉजी, क्योंकि मार्केट पूरी 80% 70% आप ले सकते हो। मनी मैनेजमेंट अगर आप ऐड करोगे तो 50% आप साइकोलॉजी, 40% मनी मैनेजमेंट, 10% ओनली आपकी फार्मूला है, मतलब टेक्निकल फंडामेंटल, ये सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। और मार्केट प्योरली साइकोलॉजी के बेसिस पे चलता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस में, आपके सामने ये लेके आया हूँ एमएसआई का इंडेक्स। एमएसआई जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है, तो हमेशा इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात कर रखा हूँ कि क्या है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और इमर्जिंग जो मार्केट का इंडेक्स होता है, ये कहने लगता है, ये जब जब टॉप में आके पहुँचता है ना, तभी मार्केट में टॉप होता है। जब जब बॉटम पे आता है तभी बॉटम होता है मार्केट में। बट अभी इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स क्या है कि एक काइंड ऑफ बॉटम पे है। मैं दिखाऊंगा, अभी पहले बहुत बार दिखा चुका हूँ, अभी फिर भी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब मैंने यहाँ पे ये देखो, इसमें कितने कंट्री है मैं वो भी दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ देखिए, इंडिया का कौन सा स्टॉक है इमर्जिंग मार्केट, इन्फोसिस टॉप में है, एस आईसीआईसी बैंक और रिलायंस, देखो तीन। और ये जो मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ फाइल देखो तीन है। और यही चीज़ हमारी इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, ये तीनों ही हमारी स्टॉक को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पीडीएफ फाइल है ना, February 29, 2024 का है, अभी रिसेंट का है, ठीक है ना। अब सेकेंड में ये आना है इमर्जिंग मार्केट, जो सेक्टर वाइज देखिए फाइनेंशियल कंडीशन, इसमें बहुत सारे कंट्री है।
और ये कंट्री मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो दिखा सकता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा वो कर लीजिए, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने सारे कंट्री है और क्या कौन से कंट्री है, ठीक है ना। हाँ, अभी अगर हम बात करें मेजर कंट्री के बारे में, तो अभी यहाँ पे मेजर कंट्री है, कंट्री वेटेज के हिसाब से, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, चाइना। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चाइना 25%। तो आपको सबको पता है चाइना हांगकांग के इंडेक्स उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे मार्केट को, तो जिस बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट तेजी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट इंडिया 17%, इंडिया जो है ना 17% वेटेज रखता है, छोटी चीज़ नहीं है। ताइवान 16%, साउथ कोरिया 12%, ब्राज़ील 5%। तो कोशिश करते हैं कि इन कंपनियों का, इन कंट्री का इंडेक्स को एक बार एनालिसिस करें, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का ग्राफ है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इंडेक्स क्या दिखा रहा है कि ये 1980 से शुरू हुआ, 1980 से शुरू हुआ इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है, और यहाँ से तेज़ी हुआ, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पे गया था, और ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ब्रेकआउट वाला एकदम से तेज़ी हुआ, और उसके बाद हमने ये चीज़ देखे, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रेडिंग व्यू का है ना, वो यहाँ से है, 2003 2004 से, यहाँ से, इससे पहले का नहीं है, ठीक है। इससे पहले एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करने मैं करना दिखाऊं, अगर मैं कंपेयर भी करूं ना, यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को लेके मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे ये लो इमर्जिंग मार्केट है, ये मैंने लेके आ गया मंथली इंडेक्स, ये बहुत बार बता रखा हूँ मैं आप सबको, 2000 देखो 3 4 में, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली ये SPX लिखा हुआ है, पिछले बार भी मैंने आपको बताया, दिखाया था, ठीक है, और इस बार भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जब जब मार्केट में करेक्शन आता है ना, तो इनकी मार्केट में भी करेक्शन आता है, ठीक है। किन की मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में। तो आप देखो क्रसर मैंने रखा, SPX भी डाउन है, इमर्जिंग मार्केट डाउन है, यहाँ पे दोनों तेजी है, ये देखो डाउन है, और इमर्जिंग मार्केट डाउन है, और SPX भी डाउन है, और यहाँ से जो S&P है वो बहुत अच्छा खासा तेज़ी में चला गया था, बट इमर्जिंग मार्केट में तेज़ी नहीं था, बात समझ में आया, इस पीरियड में तेज़ी नहीं था, और उसके बाद जाके फॉल हुआ। और ये जो तेज़ी नहीं था ये कहाँ पे नहीं था, ये टॉप के आसपास, मतलब ये जो टॉप एरिया है ना, इसी एरिया के आसपास ये अपने आप को मेंटेन कर रहा था, मतलब मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बॉटम पे नहीं, टॉप में, मतलब ये मान लो कि ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है, ठीक है। ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा था, बॉटम पे कंसोलिडेशन नहीं था। अब जैसे ही मार्केट में काइंड ऑफ गिरावट चालू हुआ तो ये भी गिरे, ठीक है। उसके बाद फिर इमर्जिंग मार्केट में तेजी, ये मार्केट में तेजी, फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे 2018 पे बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना, और 2020 में फॉल हुआ। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली अगर आप सबको अगर नहीं पता रिलेटिव थ्योरी क्या है, ये भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न S&P में बन रहा था। हमारी इंडियन मार्केट में मैंने काफ़ी बार बता रखा हूँ, 2018 से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था, और जो असली खेल हुआ वो 2020 में हुआ, बट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न 18 पे बना, 2 साल के बाद असली खेल हुआ, ठीक है ना। और ये देखो गिरा, ये भी गिरे, ये काइंड ऑफ यहाँ पे एक ये बॉटम लिया था, कौन, इमर्जिंग मार्केट, और यहाँ पे एक बॉटम लिया, तो उसके बाद तेजी हुई, दोनों में तेजी हुआ, इमर्जिंग मार्केट और इसमें तेजी हुआ। चलो मैं इसको सबको डिलीट कर लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ये देखो ये तेजी हुआ, ये भी तेजी हुआ। अब तेजी के बाद SPX मतलब S&P 500 वो गिरे, और इमर्जिंग मार्केट गिरा, ये बॉटम पे के आसपास आ गया, और ये यहाँ पे एक बॉटम पे में मिल रहा है। दूसरी चीज़ की S&P तेजी हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट तेजी नहीं हो पा रहा है,
और ये चीज़ आपको देखना है, ये कहाँ पे नहीं, ये कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ हुआ था, टॉप में। ये कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, बॉटम पे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर एक काइंड ऑफ करेक्शन आके, या यहाँ पे नहीं, ऊपर से करेक्शन अगर आएगा, या ये तेजी होगा, करेक्शन नहीं आएगा वो अलग बात है, अगर ये तेजी होगा तो यहाँ पे भी तेजी होगा। यहाँ पे कोई बड़ी वाला फॉल अगर होगा तो इमर्जिंग मार्केट रेडी नहीं है फॉल होने के लिए। तो इसका सिंपल सी मीनिंग है कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है रेडी नहीं है फॉल होने के लिए, ठीक है ना। अब इसको डिलीट करते हैं, ये चार्ट पे लेके आते हैं। अब मैं बड़ा वाला चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये वाला चार्ट। तो अगर मैं ये मान के चलूँ, ये 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है ए बी सी डी ई के बाद एक ट्रेंड चालू होना चाहिए था। अब ये चालू हुआ, देखो ये लो को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है 1 2। और अगर ये 1 2 है तो इसका कितना बड़ा ट्रेंड चालू हो सकता है। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, यहाँ से 2008 से कंसोलिडेशन जो चल रहा है ना कहीं ये ख़त्म हो गया है, 2022 में ख़त्म हो चुका है, 21 या 22 में ख़त्म हो चुका है। बट अभी जो डाउनफॉल है वो काइंड ऑफ ये तेजी का वो है, मतलब करेक्शन है। और यहाँ पे बहुत जल्द, मतलब बहुत टाइम तक ये नीचे सस्टेन नहीं कर सकता, और इसको ऊपर जाना ही जाना है, जो होना तो हो गया है, ठीक है। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम भी ये कह रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब आते हैं हमारा टाइम फ्रेम पे, क्या ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, एक बार देखते हैं, ठीक है। एक बार वीकली में ले लेते हैं, क्या ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर मैं इसकी दिखाऊं RSI वगैरह, देखो फ्रेश ब्रेकआउट दे रखा है। मंथली चार्ट दिखाऊं तो ऊपर जाने के लिए तैयार है। वीकली RSI दिखाऊं तो ऊपर तो पक्का कंफर्म तो हो चुकी है। डेली तो वो ऑलरेडी तैयार है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ ना इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का, ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, कंफर्मेशन दे चुका है। तैयार नहीं है, तैयार की बात तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन दे चुका है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब तुम्हें आना है आओ, ना ही आना है मत आओ, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी मार्केट में गिरावट आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मार्केट ऊपर जाए और एक मार्केट नीचे आए, और जबकि उनकी डाटा वगैरह सही हो, ठीक है। अब ये बैक में क्यों है, मैंने काफ़ी बार बताया हूँ, ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, चाइना की वजह से या हांगकांग के वजह से, ठीक है। अब आते हैं चाइना मार्केट को, यहाँ पे तो ब्रेकआउट है ही है। अब करते हैं चाइना मार्केट, जो चाइना में ऐसा कुछ हुआ है क्या। देखो चाइना में एक बड़ी रेंज में अभी तक ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है, अभी ये जो तेज़ी हुआ है ना, ये तेज़ी कहीं ना कहीं ये लगता है, पर्टिकुलरली चाइना की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक तो तेज़ी यहाँ तक आके यह फॉलो हो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पे जाके एक बार कंसोलिडेशन करें। तो ये दो तीन प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है। बड़ी वाली तो तेज़ी नहीं लग रहा है, बट तेज़ी तो है, बट बड़ी वाली तेज़ी नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज लेके चलते हैं कि यहाँ पे अगर हो सकता है 5% की तेज़ी हो, मैक्स टू मैक्स 10% की तेज़ी हो चाइना में, मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है जो अब तक चार्ट जो दिखा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए हांगकांग की बात करूं, तो हांगकांग तो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट जोन पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो चाइना में ये चीज़। अब आते हैं इमर्जिंग मार्केट का, एक तो चाइना का हम एनालिसिस कर लिए। अब आ जाइए रसिया, रसिया नहीं है, ब्राज़ील है, ठीक है। अब ब्राज़ील में क्या हो रहा है कि ब्राज़ील में इतने बड़ा कंसोलिडेशन से जब से बाहर निकला है ना, ये तेज़ी ही है। बट अभी क्या कर रहा है, अभी ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्लो, और किसी भी टाइम पे ही बाहर निकल सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मेरा एनालिसिस कहता है नहीं आएगा। ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि अप्रैल तक लेके चले, अप्रैल मतलब पूरी मार्च महीने के बाद अप्रैल को इसमें तेज़ी आ सकती है, इसमें कोई मुझे डर नहीं है बिल्कुल। अगर कोरिया की बात करूं, कोरिया तो पूरा ब्रेकआउट में खड़ा है, कोरिया ब्रेकआउट में। हमने यहीं पे देखा ना कि कौन कौन है, यहाँ पे देखो साउथ कोरिया, ब्राज़ील की बात कर लिया, अभी मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। तो कोरिया ब्रेकआउट मतलब कन्फर्मेशन दे दिया कि मैं जा रहा हूँ ऊपर। अब ये रहा देखो ताइवान,
ताइवान अभी क्या कह रहा है कि ताइवान जो एक ट्रेंड चल रहा था ना यहाँ पे, इसका जो ट्रेंड था 1 2, अभी ये 3 4 यहाँ तक, मतलब ऊपर अभी भी बाकी है। तो कुल मिला के अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में 5 से 10% की रैली है अभी। ताइवान में अभी भी रैली है, ठीक है। अभी और क्या दिखाया मैंने आपको, ब्राज़ील छोड़ के, ब्राज़ील में बड़ा फॉल तो नहीं, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है। और मैंने आपको दिखाया कोरिया, कोरिया में फ्रेश ब्रेकआउट है। तो सारे जगह 5 से 10% की, कोरिया में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, बट बाकी जो भी है कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं बना रहा है, बड़ा वाला डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है। ये रनिंग करेक्शन है। अगर आप इस ब्राज़ील को देखोगे ना, ये रनिंग करेक्शन है, मतलब ये तेज़ी का, ये जो तेज़ी का ये काइंड ऑफ करेक्शन है। तो ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है, किसी भी टाइम पे उठ सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लो आप। ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैंने देख लिया तो फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो हमारा निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इससे एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होती है कि फिलहाल तो अभी डरने की बात नहीं है। साइकोलॉजी यही कह रहा है कि लोग डर रहे हैं तो आप मत डरो। एनालिसिस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ये कह रहा है कि अभी तेज़ी करने की बारी है। अभी बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि बड़े जो टाइम फ्रेम पे हम डर रहे थे कि ये डूब जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश आ सकती है, ये वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। सिंपल एनालिसिस में, इतने ही एनालिसिस से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि बहुत बड़ी क्रैश नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 50% काइंड ऑफ फॉल नहीं हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। फिर अब आ जाइए कमिंग टू पॉइंट कि अभी क्या हो सकता है। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में ना, जब जब मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आता है ना, तभी निफ्टी के रुक जाता है। जब जब मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी आता है तो मिड कैप तेजी हो रहा है, मतलब निफ्टी तेजी होता है। अब ये मिड कैप जो है ना, एक अगर मैं आरएसआई की बात करूं, इसके डेली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो एक अच्छा वाला एक तेजी बाकी है। और ये देखो मैंने ये निकाल के रखा हूँ, 9% की मिड कैप में तेजी हो सकती है। और स्मॉल कैप में मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 10%, 9 से 10% स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी हो सकता है उसके बाद जाके एक काइंड ऑफ टॉप बने। बट बड़ी वाली में फॉल की कुछ नहीं को, तो जो भी इसमें आएगा, मान लो कि ये 20% या 15% की फॉल आ रहा है ना, मिड कैप स्मॉल कैप में 15-20% का फॉल मतलब छोटी सी चीज़ है। मिड कैप स्मॉल कैप जनरली 50-50% की फॉल होती है, बट 15-20% का अगर मिड कैप स्मॉल कैप पे फॉल हो तो फिर निफ्टी में कितना परसेंट की फॉल होगा, तो फिर मैं उसमें डरता नहीं हूँ। सिंपल बात करूँ, फिर भी 15-20% फॉल होता है तो फिर तो स्टॉक आपको एक अच्छी भाव में मिल जाएगा, नो डाउट। कि अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप एक हाई वैल्यू में बैठे हुए हैं, तो इनको तो गिरना तो चाहिए, बट कहाँ से गिरेंगे। अभी का सिनेरियो के वजह से दिख रहा है कि अभी तो नहीं गिरेंगे, अभी तो नहीं गिरेंगे। अभी इनमें 9-10% की रैली है, हो सकता है कि उसके बाद गिरे, ठीक है ना। अब गिरेगा तो 20% के करीब करीब गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से तो हमें क्लैरिटी मिल गया, जितना हमने अभी एनालिसिस की कि इंटरनेशनल मार्केट में 5 से का तेज़ी है, 5% करीब तेज़ी है। और हमारी मिड कैप स्मॉल कैप 10% की करीब तेज़ी है। अब आते हैं यूएस मार्केट के, एक बार देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में अभी क्या हो रहा है। अगर यूएस मार्केट में देखें अभी इनकी मार्केट जो है ना, हायर हाई बना के जा रहा है। तो इनमें एक ही फार्मूला मैंने आप बोल रखा हूँ, क्या बोल रखा हूँ आपको, सिंपल मूविंग एवरेज की फॉलो करना है। सिंपल मूविंग एवरेज, जिस दिन ये मूविंग एवरेज यू टर्न हुआ तो थोड़ा सा सावधान होंगे, अदरवाइज ट्रेंड को फॉलो करते जाइए। मैंने एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई किया हूँ एलियट थ्योरी के बेसिस पे। अगर ये चीज़ 1-2 है, नंबर 1 और 2 है, मतलब एलियट 1 और एलियट 2 है, तो 3 कम से कम यहाँ नहीं होना चाहिए किसी भी हाल पे। तो 3 यहाँ तक लेके चल रहा है। तो मोटा मोटी अभी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनकी जो एनालिसिस थी ना, वो 5500 S&P की बात कर रहे थे। तो अभी के मामले में, अभी के टाइम पे 8% की तेज़ी अभी भी बाकी है यूएस मार्केट में, 8% की, ठीक है ना। आप समझ रहे हो,
छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बड़ा इंडेक्स अगर 8% तेज़ी हो तो कोई छोटी चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा यू टर्न भी नहीं आया, चाहे वो मूविंग एवरेज के बेसिस पे हो, चाहे पैटर्न के बेसिस पे हो, चाहे तो फिर हम यहाँ पे डरने की बात नहीं है। अब आते हैं, हमने सीधा आते हैं कहाँ पे, निफ्टी पर। अब निफ्टी में क्या करना है, अगर निफ्टी में दो लेवल निकाल के बैठा हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि यहाँ पर क्यों यहाँ पे दो लेवल, मैं इसके कारण बताता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप पे लग रहा है कि एक 10% की तेज़ी होगा, उसके बाद हो सकता है कि इन दोनों रुक जाए, हो सकता है इन दोनों रुक जाए खेल कुछ समय के लिए, 5-6 महीने के लिए, 5 to 6 मंथ के लिए। अब उसी बेसिस पे मैंने ये निकाला, तो इसका टारगेट निकल के आता है 23,200। यहाँ तक तो आना ही आना है मार्केट, क्लियर। अब यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका। अब 23,300 कितना परसेंट निकल के आता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3%, 3.5% की तेज़ी है, नहीं रुका। बाहर की मार्केट के बेसिस पे पता लगेगा ना। उसके अगला सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, 24,000। तो ये दो लेवल निकाल के रखा हूँ, इस दो लेवल पे हमें कहीं ना कहीं एक यू टर्न ले सकते हैं। यू टर्न का मतलब होता है काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, मैं बड़ी करेक्शन की बात, अगेन आई एम सेइंग कि बड़ी करेक्शन का बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये कितना परसेंट का करेक्शन था, 10% की, ऊपर से भी 10% की करेक्शन मान के चलो। 10% का निफ्टी में करेक्शन नहीं कहा जाता। 10% को निफ्टी में अगर कोई करेक्शन होता है, मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग कहता हूँ, मैं उसको करेक्शन नहीं कहता। मेरा करेक्शन का मतलब होती है कम से कम 30% का फॉलो, सिंपल सी चीज़ है। मैं 10% तक डरता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो हमारे लिए दो लेवल निकल के आ गया, 23,200 या 24,000। 23,200 के आसपास या 23,100 200 के आसपास देखेंगे। कुछ पैटर्न में चेंज हो रहा है तो ठीक है, बाय नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके बैठेंगे। नहीं हो रहा है तो उसको राइड करते रहेंगे, कहाँ तक, 24,000 तक, सिंपल, ठीक है। अब सबको सिंपल समझ में आ गया। अब मैंने दो तीन चीज़ें मैंने कहा बोल रखा हूँ। अगर डर लग रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्ट मत कीजिए, जो है सो है, उसको होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश करना चाहते हैं जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपको बोल रहा हूँ कोटक बैंक कीजिए, कोटक बैंक कीजिए भाई। अगर मार्केट को टॉप बनना है तो लार्ज कैप भी टॉप होंगे। मार्केट को बॉटम बनना है तो लार्ज कैप में ही बॉटम होंगे। कोटक बैंक ये लेवल नहीं है बिल्कुल, इससे काफ़ी है। देखो फंडामेंटल से 3700, मतलब यहाँ से डबल की बात कर रहा हूँ कोटक बैंक में। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम रॉकेट की तरह जाएगा, यहाँ से अगर निकला तो आपको हो सकता है कि यहाँ तक आए 2200 तक, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, फिर मार्केट में अगर 10% की करेक्शन आए, ये भी फर्दर नीचे आएगा। बट मोटा मोटी इनमें तेज़ी होनी ही होनी है। HDFC बैंक ये लेवल नहीं है, ठीक है। ये जिसको लो चल रहा है, तो इसको मोटा मोटी अगर आप बात करके चले 1600 1650 के एक बार काइंड ऑफ रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे जाके भी एक बार कंसोलिडेशन कर, उसके बाद फिर तेजी हो, ठीक है। अभी ये लेवल में इन स्टॉक को बाई करना कोई मतलब परेशानी नहीं है। यहाँ पे हंसी आप बाई कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एशियन पेंट क्या लेवल है, बजाज फाइनेंस, मैंने अभी 4 स्टॉक के बारे में बात कर लिया, ठीक है। 5वां स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम, कितने सालों के बाद ब्रेकआउट दिया, 16 ईयर्स, बाई करो, भूल जाओ। अब इन्हीं स्टॉक को बाई करना है, ठीक है ना। हैवेल्स, जितने भी स्टॉक के बारे में मैंने अभी बता रहा हूँ ना, हैवेल्स देखो 2.5 ईयर्स का ब्रेकआउट के बाद ये प्रतिभा, ये सब बढ़िया स्टॉक है, इनमें आपकी पोर्टफोलियो रेड नहीं होने वाला।
मार्केट गिरा तो भी पोर्टफोलियो जिंदा रहेगा, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हेवेल्स गया, उसके बाद मैंने और क्या बोला था, मोएल, ये लो एक 13 ईयर्स का ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। ठीक है, SBI फिलहाल के लिए बाय कर सकते हो, 30% यहाँ पे डाल दो, 35% डाल दो। ठीक है, बाकी का देखते हैं एक करेक्शन के बाद, मतलब नीचे ऐड करेंगे, अगर नहीं हुआ ऊपर से गिरा तो फिर देखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो SBI ये हो गया। दूसरा और क्या ले सकते हैं कि इन्फोसिस ले लो। ठीक है, अभी जितना मैंने बोल रखा हूँ, ये देखो ये एक काइंड ऑफ फॉल आया गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे और फर्दर तेजी हो। ठीक है, इन्फोसिस आप ले सकते हो। TCS, मैंने कोई इधर उधर के स्टॉक के बारे में बात नहीं किया है, इन्फोसिस TCS उसको ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो ITC भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो होना था सो हो गया ITC का, यहाँ पे एक काइंड ऑफ तेजी होना चाहिए, ITC भी ले सकते हो। ठीक है, क्या ये जो स्टॉक के बारे में मैंने बात किया, ठीक है, पीडिलिटी, यहाँ पे देखो पीडिलिटी, ये देखो तो 1 साल के बाद तेजी हो रहा है, तो पीडिलिटी ले सकते हो। SRF, ठीक है, SRF ये रिवाइंड कर लो, ये ब्रेकआउट नहीं दिया, जिससे ब्रेकआउट आएगा तो बाई कर लो, इतना ही स्टॉक बाई कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो ये पैसे दे के जाएगा। मतलब ये जो स्टॉक के बारे में मैंने बात किया ना, मार्केट 5% का टारगेट के बेसिस पे बात नहीं की, ये बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रखा है। ठीक है, अब इनमें क्या है ना, कंफर्टेबल सिचुएशन पे हो, मतलब मान लो कि मार्केट 5% तेजी हुआ और आपकी SRF यहाँ पे तेजी हुआ, इतना यहाँ तक गया, क्या ये नीचे नहीं आएगा सर जी? बहुत आएगा, आराम से आएगा। फिर भी आपकी सेफ्टी और मार्जिन बहुत अच्छा लेवल पे रहा होगा, तो इसमें डरना नहीं है इन सारे स्टॉक को। तो हमेशा स्टॉक के बेसिस पे चाहिए, स्टॉक जहाँ पे वैल्यूएशन नज़र आती है वहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोचिए। आई होप ये सोच जितने भी, ये PFC है, अगर कोई डर लगता है कि यार PFC तो बहुत बढ़ गया, अभी तो इसको छुएंगे नहीं, चलो इसको गिरावट में बाय करते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे 20-25% डाल ही दो। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो 800,000 से नीचे कम नहीं है, पहले लिखा हुआ है 550, देन 800, देन 1200। ठीक है, इसको एक बार करेक्शन होने दीजिए, PF जो स्मॉल कैप मिड कैप सारे में, उसके बाद लेते हैं, चाहिए वो 10%। देखो वहाँ पे 10% ही रैली होगा, तो इनमें रैली नहीं होगा, ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है वीकली में, तो रैली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 600 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, ये सारे चीज़ के ऊपर मैंने जो एनालिसिस की, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए है, स्टॉक अच्छा है, बट इसमें एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस में इसका रिस्क ले ही नहीं सकता। जो भी करना है आप अपने तरफ से कीजिए। मैं आपके कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए, सही स्टॉक को चूज करने के लिए, एनालिसिस को कैसे किया जाता है वो चीज़ बताने के लिए मैंने सारे चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, जहाँ पे मुझे खुद की कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ठीक है ना, जैसे कॉपर में तेज़ी हो रही है, तो इससे बढ़िया है कि भाई ऐसा कोई स्टॉक खोजूं जो फ्रेश ब्रेकआउट दो मेटल सेक्टर में, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। बाकी तो तेजी होंगे, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे खुद की कॉन्फिडेंट हो कि इतने बड़े टाइम फ्रेम पे निकल रहा, तो उसको पकड़ के रखना है। ठीक है ना, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आई होप कि आपकी जो डाउट वगैरह थी वो शायद क्लियर हो गया है। और हम तो बड़े बुल मार्केट में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि बुल मार्केट में नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली जो US मार्केट में कल परसों एक करेक्शन जो आया था, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग जो आया था, उसका एक ही कारण है कि जो मार्च में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला था उसको जून जुलाई पे लेके गए। एक चीज़ याद रखिए, जून जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा ना, उस दिन मार्केट गिरेगा। तो ये जानबूझ के, मेरे हिसाब से जानबूझ के दिसंबर तक लेके जा रहे हैं। देखते हैं, मुझे नहीं पता जून जुलाई में होगा क्या होगा, वो उस टाइम पे देखेंगे। जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे, उस दिन मार्केट क्या होगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।